ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है, हम लोग पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं द्रव्य क्या है। तो द्रव्य क्या है? जो स्थान घेरता है, जिसमें कुछ मास होता है। हाँ, ये सब क्या कहलाते हैं? मैटर कहलाते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। और द्रव्य जो होते हैं, ये अगर बात करें पदार्थ की, पदार्थों के आधार पे तो दो भागों में बांटे गए हैं। वैसे तो इसे ठोस, द्रव, गैस में बांटे गए हैं, बट यहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ की शुद्धता के आधार पर बांटा गया है। तो द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा क्या है? अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को बोलते हैं प्योर सबस्टेंस, अशुद्ध पदार्थ को बोलते हैं इम्प्योर सबस्टेंस। तो शुद्ध पदार्थ प्योर सबस्टेंस, अशुद्ध पदार्थ इम्प्योर सबस्टेंस। शुद्ध पदार्थ क्या है? अगर शुद्ध पदार्थों को देखें तो निश्चित एवं स्थिर रासायनिक संगठन के आधार पर दो भागों में बांटा गया। किसमें किसमें? तत्व एवं यौगिक, यानी कि एलिमेंट एंड कंपाउंड। और अशुद्ध पदार्थ जो होते हैं, यह अनिश्चित और अस्थिर रासायनिक संगठन दर्शाते, इसलिए इसको पहले मिश्रण में बांटा। और मिश्रण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ओके, तो ये तो आपका क्या हो गया, एक आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर समझने का। अब हम लोग शुरू करेंगे शुद्ध पदार्थ से। किससे शुरू करेंगे? शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ होता क्या है? सबसे पहले इसको जानेंगे, इसकी परिभाषा जानेंगे। शुद्ध पदार्थ को बोलते हैं प्योर सबस्टेंस। तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है? रसायन विज्ञान में शुद्ध पदार्थ वह होता है जिसमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति। तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक विज्ञान में शुद्ध पदार्थ वह होता है जिसमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि जितने भी होते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आता है, आपको पता होगा शुद्ध पदार्थ दो होता है, एक तत्व होता है, दूसरा यौगिक होता है। तो सबसे पहले जानेंगे तत्व। बोले तो एलिमेंट, ये तत्व क्या है? तो रॉबर्ट बायल ने सन 1661 में बताया कि तत्व के बारे में बताया। किसने बताया था? रॉबर्ट बायल ने। किस सन में? 1661 ईस्वी में बताया कि वह शुद्ध द्रव्य जिसे भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता और न ही उनसे बनाया जा सकता है, न ही उसे क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, उसे तत्व कहते हैं या फिर वह तत्व कहलाता है। एग्जाम्पल के जैसे लोहा, क्लोरीन, गंधक, सोना इत्यादि जितने भी होते हैं, यह क्या होते हैं? तत्व के उदाहरण होते हैं। अब बात आती है तत्वों का वर्गीकरण। तो तत्व निम्नलिखित तीन भागों में बांटे गए हैं। पहला किसमें बांटा गया? धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। तो धातु में देखें क्या क्या गुण होते हैं? तो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्यागना और त्याग कर धनायन बनाना ही धातु का मुख्य गुण होता है। दूसरा गुण क्या होता है? सुचालक, तन्य, चमक इत्यादि जो गुण होती है धातु में होती है। और जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, जैसे कि Mg होता है। ठीक है, सॉरी Na, Mg हो सकता है और Na भी हो सकता है, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बना रहा है। तो सब क्या होते हैं? ये हमारी धातु हैं। अधातु क्या है? एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना और ग्रहण करके ऋणायन बनाने की जो प्रकृति होती है, उस चीज को हम लोग अधातु कहते हैं। और अधातु में चमकहीन, क्षणभंगुर आदि का गुण पाया जाता है। तो चमकहीन, क्षणभंगुर आदि का जो गुण पाया जाता है यह अधातु में पाया जाता है। एग्जाम्पल में जैसे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके यह ऋणायन बनाने की प्रकृति रखता है। वहीं पे अगला है आपका उपधातु। उपधातु क्या है? जिसमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे उपधातु कहते हैं। जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाया जाता है उसे उपधातु कहते हैं। केवल 7 ही उपधातु होते हैं। कौन कौन से? आर्सेनिक हो गया, Sb हो गया इत्यादि जितने भी होते हैं, ये सब क्या होते हैं? उपधातु के उदाहरण हैं। अब आपकी आती है तत्वों की विशेषताएं। तत्वों में क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो पहला होता है प्रत्येक तत्व का सबसे छोटा कण स्वतंत्र कण परमाणु होता है। जो प्रत्येक तत्व का जो सबसे छोटा कण होता है वो क्या होता है? स्वतंत्र कण परमाणु होता है। दूसरा, समान तत्व के सभी परमाणु संगठन तथा गुणधर्म में समान होते हैं। और तीसरा, कुल अभी तक 118 तत्व हैं, जिसमें 27
जो तत्व होते हैं वो क्या है, कृत्रिम तत्व यानी कि आर्टिफिशियल तत्व माने जाते हैं। इसके बाद आता है आपका कंपाउंड, बोले तो यौगिक। ये कंपाउंड यानी कि बोले यौगिक क्या है, वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। तो यौगिक क्या होते हैं, याद रखना, वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्व के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे H2O जल, यह आपका क्या है, यौगिक है, बोले तो कंपाउंड है। और यौगिक के अंदर क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, यौगिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग के फलस्वरूप बनते हैं। दूसरा, यौगिक बनने में प्रायः प्रकाश, उष्मा, विद्युत आदि उत्सर्जित या अवशोषित होते हैं। और तीसरा गुण बात करें तो किसी यौगिक के गुण उसके अवयव तत्व के गुणधर्म से भिन्न होते हैं। अगला यहाँ पे अशुद्ध पदार्थ, बोले तो इम्प्योर सबस्टेंस। तो वे अशुद्ध द्रव्य जो दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं तथा जिनके अवयवों को साधारण भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सके, उसे मिश्रण कहते हैं। क्योंकि अशुद्ध पदार्थ हमारे मिश्रण आता है और फिर मिश्रण में दो प्रकार के होते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं हम लोग मिश्रण। ठीक है, ये क्या है, मिश्रण है। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो सबसे पहले समांगी मिश्रण देखेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। तो यह समांगी मिश्रण क्या होता है, वह मिश्रण जिनके प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुणधर्म समान हो, समांगी मिश्रण कहलाता है। तो समांगी मिश्रण क्या हुआ, वह मिश्रण जिनके प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुणधर्म समान हो, समांगी मिश्रण कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे चीनी तथा जल का जो मिश्रण होता है, यह आपका समांगी मिश्रण का क्या है, उदाहरण होता है। दूसरा है आपका विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, बोले तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो वह मिश्रण जिसका प्रत्येक भाग एक समान नहीं होता, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जिसका प्रत्येक जो भाग रहेगा एक समान बिल्कुल भी नहीं होगा बल्कि भिन्न भिन्न होता है, उसे हम लोग विषमांगी मिश्रण कहते हैं। और इनका मिश्रण अलग अलग दिखाई देता है, जैसे जल और रेत का जो मिश्रण होता है, यह विषमांगी मिश्रण क्या है, एक उदाहरण है। अब आपकी आती है मिश्रण की विशेषताएं। मिश्रण में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो पहला देखें तो मिश्रण प्रायः विषमांगी होते हैं। यद्यपि कुछ मिश्रण समांगी भी हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक जो मिश्रण होते हैं वो क्या होते हैं, आपके विषमांगी ही होती हैं। दूसरा, मिश्रण के संघटकों का अनुपात निश्चित नहीं होता। ये सोचिए वो निश्चित हैं तो उनके कभी संघटकों का अनुपात निश्चित नहीं होता। जैसे कि अगर बात करेंगे 2:3 में सब में है, तो वो 2:3 नहीं बल्कि वो घटते बढ़ते हैं। जैसे कि 2 किलो चीनी हो गया, 1 किलो पानी हो गया और 2 किलो हम क्या ले लिए, मिट्टी ले लिए। तो ये सब अलग अलग होता है। तीसरा देखें, मिश्रण के बनने में न तो कोई ऊष्मा अथवा प्रकाश उत्सर्जित होता है और न ही अवशोषित होता है। न ही इसमें उत्सर्जित होगा, न ही अवशोषित होगा। अब आता है आपका विलयन, बोले तो सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों द्वारा बने समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे उदाहरण में शरबत, नींबू पानी आदि जो होता है, यह आपका क्या होता है, विलयन होता है, सॉल्यूशन होता है। विलयन में देखिए तो पहला आता है इसमें विलायक, बोले तो सॉल्वेंट। अब विलायक क्या होता है, विलयन का वह भाग जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है, विलायक कहलाता है। यानी कि बात करेंगे जैसे कि अगर हम लोग चीनी और पानी लिए हैं, तो पानी अगर अधिक है, चीनी कम है, तो विलायक क्या हो गया, पानी। क्योंकि जो घोलता है, जो घोल रहा है उसको क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। और जो घुलता है उसको क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। तो विलय क्या होता है, विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या एक से अधिक अवयव जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं, उसे विलय कहते हैं या फिर वह विलय कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए जैसे नींबू और जल का विलयन। और नींबू यहाँ पे क्या है, नींबू क्या है, यहाँ पे बहुत ही कम है, इसलिए विलय हो गया क्योंकि ये घुलेगा। और जो जल होता है यह क्या है, यह विलायक है क्योंकि यह घोलता है। किसको घोलता है, नींबू को घोलता है। अब आपका आता है विलयन के गुण। विलयन के क्या क्या गुण होते हैं,
तो पहला देखिए, विलयन एक समांगी मिश्रण है जिनमें विलेय तथा विलायक के कणों का आकार लगभग समान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। दूसरा देखें, विलेय के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है। विलयन में जो विलेय के कणों का आकार होता है वो क्या होता है, बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म होता है। दूसरा देखें, तो विलयन के कण अस्थायी होते हैं, अतः विलयन में से विलेय के कणों को समान प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। ओके, अब आपका आता है विलयन के प्रकार। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहला देखें तो विलयन ठोस का ठोस में मिश्रण। ठोस का ठोस में जो मिश्रण होता है यह भी विलयन है। जैसे क्या होता है, पीतल। ठोस का गैस में मिश्रण, जो ठोस किस में घुल रही है, गैस में। जैसे धुआं हो गया, धुआं के कण क्या ठोस होते हैं, किस में घुलेंगे, गैस में घुलेंगे। ठोस का द्रव में, जैसे नमक किस में घुल रहा है, जल में घुल रहा है। तो यह जो होता है विलयन है हमारा, क्या है, यह एक विलयन है। द्रव का ठोस में, द्रव किस में घुल रहा है, ठोस में। जैसे जेली, जेली में देखेंगे तो कहीं ना कहीं द्रव घुसे रहते हैं। अगला है द्रव का द्रव में, जैसे कि मंदिरा इत्यादि जो भी होते हैं ये क्या होते हैं, विलयन होते हैं। अभी और सारे हैं, जैसे कि द्रव का गैस में, अर्थात वायु किस में, जल का वाष्प। गैस का ठोस में विलयन, जैसे H2 गैस तथा पोलैडियम धातु। गैस का द्रव में विलयन मिश्रण, जैसे बोले तो सोडा जल। और गैस का गैस में विलयन, जैसे वायु का ऑक्सीजन में तथा H2 में। अब आता है दूसरा, सांद्रण के आधार पर विलयन के प्रकार। सांद्रण के आधार पे विलयन के प्रकार। तो सांद्रण के आधार पे विलयन अगर देखें तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तनु विलयन, डायलूट सॉल्यूशन। तनु विलयन बोले तो डायलूट सॉल्यूशन, जिसमें विलायक अधिक होता है और विलेय कम होता है। विलायक क्या हो, अधिक हो, लेकिन विलेय कम हो, उसे तनु विलयन कहती हैं। जैसे पानी अधिक है, चीनी कम है, तो क्या है, वह तनु विलयन है। दूसरा है सांद्र विलयन, जिसमें विलायक कम है और विलेय अधिक है। जिसमें विलायक क्या है, कम है और विलेय अधिक हो जाए, उसे सांद्र विलयन। जैसे कि चीनी 1 किलो है, पानी आधा लीटर। अगला है संतृप्त विलयन, जिसमें अधिक विलेय न घोला जा सके, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कि अब उसमें कुछ भी ना घुले, चीनी घुलना बंद हो जाए, तो क्या होता है, वह संतृप्त विलयन होता है। असंतृप्त विलयन, जिसमें विलेय की मात्रा को आवश्यकता अनुसार न हो, यानी कि विलेय घुलता रहे। यानी कि अगर उसकी मांग है 1 लीटर जल में, चीनी की मांग है 250 ग्राम, लेकिन उसमें जो चीनी है, विलेय है, वो कितना, केवल 100 ग्राम हो, तो क्या होता है, वह असंतृप्त विलयन है। अब आपकी आती है मेरे प्यारे बच्चों विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये विलयन की सांद्रता है क्या, विलयन की सांद्रता के लिए फार्मूला क्या यूज करेंगे, मैं उसको इसमें डिस्कशन करने वाला हूं। तो सबसे पहले देखेंगे, किसी निश्चित ताप पर विलायक या विलेय की दी गई मात्रा या द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो विलयन की सांद्रता क्या होती है, किसी निश्चित ताप पर विलायक या विलयन की दी गई मात्रा या द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता बराबर क्या होती है, विलेय का द्रव्यमान, यानी कि विलेय का मात्रा, विलेय का द्रव्यमान विरुद्ध मात्रा बटे विलयन का द्रव्यमान या आयतन। तो यही क्या होती है, विलयन की सांद्रता होती है। अगर विलयन की सांद्रता के लिए अगर फार्मूला यूज करना हो तो इसको यूज कर सकते हो। जो भी आपका न्यूमेरिकल सेक्शन रहेगा उसको भी मैं आपको करवा दूंगा। तो विलयन की सांद्रता क्या होती है, विलेय का द्रव्यमान या विलेय की मात्रा बटे विलयन का द्रव्यमान या विलयन का आयतन। अगला आता है इसमें निलंबन, सस्पेंशन। ये निलंबन क्या होता है, तो यह एक विषमांगी मिश्रण है। जो निलंबन होते हैं यह क्या है, आपका विषमांगी मिश्रण है। इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻³ सेंटीमीटर और 10⁻⁴ सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। ये अस्थायी होती हैं। निलंबन क्या होता है, यह एक विषमांगी मिश्रण है और इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻³ सेंटीमीटर और 10⁻⁴ सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। और ये क्या होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। उदाहरण के लिए नदी का गंदा जल और वायु में धुआं,
ये सब जो होते हैं आपका क्या होता है, निलंबन होते हैं। तो कभी कभी दे देता है आपके कि निलंबन के कणों का आकार क्या होता है, तो 10⁻13 3 सेंटीमीटर 10⁻4 सेंटीमीटर। इनके गुणधर्म बात करें, इनके क्या क्या गुण होते हैं। तो पहला यह विषमांगी मिश्रण है। पहला क्या है, यह निलंबन कण विषमांगी मिश्रण है। दूसरा, ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं, इन्हें आप स्पष्ट रूप से आंखों से देख सकते हैं। अब जो आपका आता है वो आता है कोलाइडी विलियन, बोले तो कोलाइड सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये कोलाइड विलियन क्या है, कोलाइडी विलियन क्या है, तो यह एक विषमांगी मिश्रण है। जो कोलाइडी विलियन होता है क्या होता है, यह एक विषमांगी मिश्रण है और इसका आकार 10⁻5 से 10⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। तो कोलाइडी विलियन क्या है, एक क्या है, विषमांगी मिश्रण है और इसका आकार क्या होता है, 10⁻5 से 10⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या है, गोंद है, रक्त है इत्यादि जो होते हैं आपके क्या है, कोलाइडी विलियन होते हैं। अब बात आती है कोलाइडी विलियन की प्रावस्थाओं के बारे में, यानी कि इसके फेस के बारे में कि कोलाइडी सॉल्यूशन, जो कोलाइड सॉल्यूशन होते हैं इनके कौन कौन से फेस होते हैं। तो पहला जो इनका फेस होता है वो होता है परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था तो जिसमें पदार्थ कोलाइडी कणों के रूप में परिक्षिप्त या वितरित रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए विलेय, क्या होता है आपका, विलेय होता है। अगला आता है आपका परिक्षेपण माध्यम। तो वह सतत प्रावस्था जिसमें अन्य पदार्थ के कण परिक्षिप्त रहते हैं परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। तो परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, वह सतत प्रावस्था जिसमें अन्य पदार्थ के कण परिक्षिप्त रहते हैं परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। अब बात आती है कोलाइडी विलियन के गुणधर्म। कोलाइडी विलियन में क्या क्या गुणधर्म होते हैं इनके। तो पहला तो ये होता है कि एक कोलाइड विषमांगी मिश्रण होता है। जो एक कोलाइडी विलियन होता है क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। ये बहुत सूक्ष्म होती हैं, इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो ये कोलाइडी विलियन क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, गुणधर्म होती हैं। अब यहाँ पे हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है वास्तविक विलियन, कोलाइडी विलियन तथा निलंबन में विभेद, यानी कि इनके अलग अलग अंतर, कैसे आपको क्या क्या बताना होगा पूरा मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो पहला है गुण। गुण वास्तविक विलियन, कोलाइडी विलियन और निलंबन। तो अगर प्रकृति की बात करें तो जो प्रकृति में जो वास्तविक विलियन होते हैं वो समांगी होते हैं, कोलाइडी विलियन विषमांगी होते हैं और निलंबन जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, विषमांगी होती हैं। कणों का आकार बात करें, जो कण का आकार होता है वास्तविक विलियन का जो कण का आकार होता है वो एक नैनोमीटर से कम होता है। कोलाइडी विलियन को के कणों का आकार कितना होता है, 1 से 100 नैनोमीटर होता है और निलंबन के जो कणों का आकार होता है वो 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। अर्थात सेंटीमीटर पे यहाँ पे दिया है, गिवन डाटा है। पृथक्करण तो वास्तविक विलियन में पृथक्करण संभव नहीं है, इसमें भी संभव नहीं है, लेकिन निलंबन कण संभव है कि ये पृथक्करण का गुण हो सकता है। ठीक है ना। अब कणों का बैठ जाना, जो इसके कण होते हैं बैठेंगे, तो वास्तविक विलियन में नीचे नहीं बैठते, कोलाइडी विलियन में अपकेंद्रण के कारण नीचे बैठते हैं और इसमें गुरुत्व के प्रभाव के कारण नीचे बैठते हैं। निलंबन कण में कणों की दृश्यता तो समांगी विलियन हमेशा पारदर्शी होते हैं, कोलाइडी विलियन अल्प पारदर्शी होते हैं और निलंबन अपारदर्शी होते हैं। टिंडल प्रभाव देखिए तो वास्तविक विलियन कभी टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते, कोलाइडी विलियन दर्शाते हैं और निलंबन भी दर्शाते हैं। वहीं पे कणों का विसरण देखें तो वास्तविक विलियन शीघ्रता से विसरित होते हैं, कोलाइडी विलियन मंद गति से विसरित होते हैं और निलंबन विसरित ही नहीं होती हैं। ठीक है ना। तो ये सब क्या रहे इनके इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो इसको आप जरूर से जरूर तैयार कर लें। अब आपका आता है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण तो अधिकांश प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक दृष्टि से शुद्ध नहीं होती हैं और वे मिश्रण होते हैं। मिश्रण से घटकों को पृथक करने की विभिन्न प्रकार की विधियाँ अपनाई जाती है। पहली क्या अपनाई जाती है, वाष्पन, यानी कि वाष्पशील घटक से अवाष्पशील घटक का पृथक्करण करना। जो वाष्पशील घटक हैं उसे अवाष्पशील जो घटक होते हैं उनको क्या करते हैं, पृथक करना। तो किसी द्रव का उसके क्वथनांक के नीचे वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है। तो वाष्पन क्या होता है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक नीचे गर्म करेंगे तो वाष्प में परिवर्तित हो जाना वाष्पन कहलाता है।
तथा पदार्थ वाष्पशील पदार्थ कहलाता है, और जो पदार्थ होता है इसको क्या कहते हैं, वाष्पशील पदार्थ कहते हैं। इस विधि का प्रयोग मिश्रण के वाष्पशील घटक से अवाष्पशील घटक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है। अगला देखें तो अगला है अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण है पृथक करने की विधि में, अर्थात कोलाइडी कणों का विलयन से पृथक्करण। जो कोलाइड कण होते हैं उनका विलयन से क्या करें, पृथक्करण हमेशा अपकेंद्रीकरण के द्वारा ही किया जा सकता है। तो दो घटकों जिनके घनत्व में अंतर होता है उन्हें अपकेंद्रीकरण द्वारा पृथक किया जा सकता है। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब सघन कणों का पर अपकेंद्री बल कार्य करता है तो उन्हें तली में जाने के लिए प्रेरित करता है, तथा हल्के कण ऊपर रहते हैं। और एक युक्ति जिनका प्रयोग द्रवों से ठोसों को प्रचक्रित करके पृथक करने में किया जाता है। अगर अपकेंद्रीकरण के उपयोग देखें, अनुप्रयोग, तो इसका उपयोग रक्त तथा यूरेन के परीक्षण के लिए डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी में किया जा सकता है। दूसरा, वॉशिंग मशीन में गीले कपड़ों को पानी को निचोड़ने में भी अपकेंद्रीकरण का उपयोग करते हैं। घरों तथा डेयरियों में क्रीम से मक्खन को निकालने के लिए भी हम लोग अपकेंद्रीकरण का उपयोग करते हैं। अगला होता है पृथक्कारी कीप द्वारा पृथक्करण। तो दो अमिश्रित द्रवों के मिश्रण का पृथक्करण हम लोग पृथक्कारी कीप द्वारा पृथक्करण करते हैं। तो इस विधि का प्रयोग दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में प्रयुक्त करते हैं। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि दो अघुलनशील द्रवों को उनके घनत्व के आधार पर परतों के रूप में पृथक किया जा सकता है। इसके उपयोग देखें तो पृथक्करण तकनीकियों का प्रयोग तेल तथा जल के मिश्रण को पृथक्करण में होता है। दूसरा, अयस्क से आयरन के पृथक्करण के दौरान हल्का धातुमल द्रवित आयरन से पृथक हो जाता है। तो इसके क्या है, अनुप्रयोग हैं। अब आपका आता है क्रोमैटोग्राफी। तो ग्रीक में क्रोमा का अर्थ रंग है। इस विधि में सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्रोमैटोग्राफी पड़ा। यह एक ऐसी विधि है जिनका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। मिश्रण के विभिन्न घटकों का पृथक्करण समान विलायक में उनकी भिन्न विलेयता पर आधारित है। उदाहरण के लिए स्याही में उपस्थित रंजक का पृथक्करण पेपर क्रोमैटोग्राफी द्वारा किया जाता है। प्रयुक्त स्याही में जल विलायक के रूप में तथा डाई इसमें विलेय के रूप में होता है। जैसे ही जल छानक पात्र के ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, यह डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है। प्रायः डाई दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण है और रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है तेजी से ऊपर उठता है और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण हो जाता है। अब आपका आता है आसवन। तो दो घुलनशील द्रवों का पृथक्करण आसवन विधि द्वारा किया जाता है। इसमें कैसे किया जाता है, तो यदि मिश्रण में द्रव घुलनशील है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अंतराल होता है, उन्हें आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। आसवन में द्रव का वाष्प में एक वाष्प को पुनः संघनन द्वारा द्रव में रूपांतरण किया जाता है, ठीक है ना। और उसमें एक आता है प्रभावी आसवन। तो दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभावी आसवन विधि का उपयोग करते हैं। उदाहरण में जैसे वायु से विभिन्न गैस का जो पृथक्करण होता है, यह प्रभावी आसवन विधि के द्वारा ही किया जाता है। अब आपका आता है वायु में उपस्थित विभिन्न गैसों का पृथक्करण। तो वायु में उपस्थित विभिन्न गैसों का पृथक्करण कैसे करते हैं, तो वायु एक समांगी मिश्रण है तथा इनके घटकों को प्रभावी आसवन द्वारा पृथक किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए दाब बढ़ाकर तथा तापमान बहुत कम करके वायु को संपीड़ित कर ठंडा करते हैं।
इससे द्रवित वायु प्राप्त होती है। इस द्रवित वायु को प्रभाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जहां सभी गैसें विभिन्न ऊंचाई पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती हैं। जैसे जो वायु है, वायु पर जब हम लोग दाब बढ़ाकर तथा तापमान कम करके वायु को संपीड़ित तथा ठंडा करते हैं तो ये किस में बदल जाता है, द्रवीय वायु में। और प्रभाजी आसवन कालम में ले जाकर वायु को धीरे धीरे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और फिर ये हमारा अलग अलग हो जाता है। अब आपका जो आता होता है क्रिस्टलीकरण। तो शुद्ध पदार्थ का उसके अशुद्ध रूप से पृथक्करण करना क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा ही होता है। तो क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। इस विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे समुद्र जल से नमक को पृथक्करण करना है, यह हमारा क्रिस्टलीकरण कहलाता है। अब आपका है पीने के पानी का शुद्धिकरण। जो पीने के पानी का शुद्धिकरण कैसे करेंगे, तो शहरों में जल संग्राहक से पीने योग्य जल की आपूर्ति की जाती है। जल को पीने योग्य बनाने से पहले इसमें घुलित तथा विसरित अशुद्धि को दूर करते हैं। और किस विधि द्वारा, तो पहला है आसवन के द्वारा। और आसवन जैसे कैसे करते हैं, तो इस विधि में निलंबित ठोस अशुद्धियों को दूर किया जाता है और इसमें जल को शांत रख देते हैं और अशुद्धि को अलग कर लेते हैं। जब आसवन में क्या होता है, जब आप जल को एक स्थान पर ऐसे ही छोड़ देंगे शांत, तो उसमें जो कण होते हैं या पात्र के तली के नीचे बैठ जाते हैं, तो ऊपर वाला अलग कर लेंगे और पात्र के तली वाला जल को अलग कर लिया जाता है। दूसरा जल को हम लोग कैसे शुद्ध करते हैं, भारण द्वारा, लोडिंग द्वारा। तो कोलाइडल अवस्था में उपस्थित छोटे कणों जैसे क्ले को फिटकिरी द्वारा पृथक करते हैं। कण जैसे क्ले ऋणात्मक आवेशित होते हैं जो क्ले द्वारा उदासीनीकरण होकर टैंक तली में अवक्षेपित हो जाते बैठ जाते हैं और इस क्रिया को भारण कहते हैं। भारण में ये होता है कि हम इसमें क्या करते हैं कि थोड़ा सा फिटकिरी मिला देते हैं। फिटकिरी धनावेशित होती है, क्ले ऋणात्मक होती है। धनावेशित और ऋणावेशित एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और वापस में जुड़कर बड़ा कण बना के नीचे बैठ जाते हैं और फिर छान कर पृथक कर लेते हैं, तो यह भारण कहलाता है। आपका अगला होता है फिल्टर। फिल्टर तो आपको पता ही होगा कि जल को छान कर तो गलित ठोसों को पृथक करने के लिए जल को फिल्टरन टैंक द्वारा गुजारते हैं, जिसमें 3 परतें होती हैं। सबसे ऊपर मशीन रेत की परत, मध्य में मोटी रेत की परत और तल परत के रूप में ग्रेवल या बजरी होती है। अशुद्ध जल को तली में डालते हैं। इस प्रकार अशुद्ध या बजरी की 3 परतों में शेष रह जाती है और आपका शुद्ध जल नीचे प्राप्त हो जाता है। अगला है क्लोरीकरण। तो इस क्रिया में जल में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट किया जाता है और इसमें ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो शुद्ध होता है वो जल प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे क्लास 9th यूपी बोर्ड आप कर सकते हैं, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए है। तो क्लास 9th साइंस हिंदी मीडियम वालों के कंप्लीट है ये सेकेंड चैप्टर। हमारे के आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो ये सब आपका जितना भी है मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट से जाके वॉच कर सकते हैं। ऐसी वीडियो चाहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।